हमने तीनों स्टेट के बारे में देख लिया था। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। ठीक है। उसके अलावा प्लाज्मा भी हमने देखा था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी पढ़ा था साथ के साथ। ठीक है बेटा, अगर इनमें कोई डाउट अभी तक रहता है आपका तो आप पूछ सकते हैं अभी। अगर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट और प्लाज्मा स्टेट में कोई भी आपका डाउट बचता है तो पूछ सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को दोबारा बताएं बेटा, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। चलिए देख लीजिए, मैंने आपको आपके ग्रुप में एक जो है फोटो डाला था। ठीक है, उसको भी एक बार पढ़ना अच्छे से। तो एक बार दोबारा देख लो, प्लाज्मा स्टेट क्या होती है। तो देखिए, प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या करते हैं, एक गैस लेते हैं और उसको वेरी हाई टेम्परेचर के ऊपर रखते हैं। वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ये गैस क्या करती है, ये गैस आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है बेटा, तो प्लाज्मा स्टेट के अंदर किस तरह के पार्टिकल आपको मिलते हैं, तो इसके अंदर आपको मिलते हैं आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये आप बता दोगे। ठीक है, अब देखिए प्लाज्मा स्टेट के बनाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो प्लाज्मा स्टेट जो है, या तो आप हाई टेम्परेचर रख लो, ठीक है, या हाई वोल्टेज अप्लाई कर दो किसी गैस के ऊपर, हाई वोल्टेज। ये दो तरीके हैं प्लाज्मा स्टेट को बनाने के। अब देखिए, हाई टेम्परेचर का एग्जांपल आप देख सकते हैं। हाई टेम्परेचर का एग्जांपल आपका सन। सन के अंदर क्या होती है, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस होती है। ठीक है, ये दो गैस हैं मेन कंपोनेंट। ठीक है बेटा, तो देखिए हाइड्रोजन और हीलियम जो है, इनको हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। तो ये क्या करती है, गैसेस आयंस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से हीलियम क्या करता है, हीलियम भी अपने आप को आयन बना लेता है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। ठीक है बेटा, तो ये क्या है, आपका प्लाज्मा स्टेट है। और प्लाज्मा स्टेट जो है जनरली कलर प्रोड्यूस करता है। प्लाज्मा स्टेट जो है, ये आपको जनरली एक कलर प्रोड्यूस करके देगा। ठीक है बेटा, तो जनरली इट इज कलर्ड। इसके अलावा हाई वोल्टेज का एग्जांपल है जैसे कि नियोन बल्ब्स। ठीक है, नियोन बल्ब जो है, ये हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर यूज करते हैं बहुत ज्यादा। ठीक है, जो आप ऐसा मान सकते हैं कि बस स्टैंड्स के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट लगे होते हैं, उनमें जो लाइटिंग लगी होती है वो नियोन बल्ब की वजह से होती है, या नियोन ट्यूब होती है। ठीक है, तो इनके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम नियोन को हाई वोल्टेज के ऊपर रखते हैं और ये आयन और इलेक्ट्रॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और लाइट तो प्रोड्यूस करता ही करता है। तो इस तरह से जो है आप समझ सकते हैं प्लाज्मा स्टेट को। तो कुल मिला के दो तीन बातें ये आपने याद रखनी। ठीक है, सबसे पहली बात, प्लाज्मा स्टेट के अंदर क्या लिया जाता है, गैस ली जाती है। फिर कैसे बनाया जाता है, तो तरीके दो हैं, हाई टेम्परेचर और हाई वोल्टेज। दोनों तरीके में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तीसरी बात, एग्जाम्पल क्या है इसके, तो एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका सन। सन के अंदर हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस होती हैं और ये अपने आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मा स्टेट बनाते हैं। और चौथी बात आपके पास, रियल लाइफ में एग्जांपल क्या है, तो नियोन बल्ब्स। नियोन बल्ब्स जो है वो हम यूज करते हैं और ये भी प्लाज्मा स्टेट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि एक मूविंग गैस का सिस्टम है इस तरह के सिस्टम के अंदर। ठीक है, नियोन बल्ब के अंदर आपको ऐसा लगेगा, मान लीजिए ट्यूब है या बल्ब है, तो इसके अंदर आपको लगेगा कि गैस जो है इस तरह से घूम रही है। ठीक है, इस तरह का महसूस होगा। तो वो क्या होता है, वो प्लाज्मा स्टेट होती है आपकी, ये आपकी प्लाज्मा स्टेट कहलाती है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा के बारे में था, आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई भी यस डाउट हो तो सर। पूछ सकते हो। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपकी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई थी कि बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में बोस का नाम है सत्येंद्र नाथ बोस। ठीक है,
1920 में इन्होंने कुछ कैलकुलेशन की थी, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन किया था इन्होंने, ऐसा भी कुछ हो सकता है। उसके बाद आइंस्टीन ने उसको सराहा, मतलब आइंस्टीन ने उनको सपोर्ट किया, ठीक है, दोनों दोनों ने इस चीज को जो है प्रिडिक्ट कर लिया था पहले। लेकिन उसके बाद दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, 20 सेकंड के लिए इस स्टेट ऑफ मैटर को बना भी दिया। बनाने का तरीका क्या था? बनाने का तरीका था, आप गैस को क्या करो, लो डेंसिटी बना लो, ठीक है, गैस की आपने क्या की, लो डेंसिटी बना दी। लो डेंसिटी का मतलब क्या है, आपने गैस को बहुत ही लो प्रेशर के ऊपर रखा, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी, और कम होने की वजह से जो है वहां पे एक स्पेशल इफेक्ट दिखाई दिया। अब लो डेंसिटी रखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको सुपर कूल करते हैं, ठीक है, बहुत ही कम टेम्परेचर के ऊपर लेके जाते हैं, तब ये आपका बन जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, यानी कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। इसका रियल लाइफ कोई एग्जांपल है नहीं, ठीक है, इसका कोई एग्जांपल नहीं है बेटा, क्योंकि ये बहुत ही अनस्टेबल चीज है, ये बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर ही बन सकती है, आप इसको इन जनरल नहीं बना सकते हो, ठीक है। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में ऐसा प्रेडिक्ट किया गया कि पूरा का पूरा सिस्टम आपका एक्ट करता है एज एन एटम, एक एटम की तरह एक्ट करता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं होल सिस्टम एक्ट्स एज एन एटम। ये है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में, केवल इतना ही पता होना चाहिए, ये बनाया कैसे जाता है, लो डेंसिटी और सुपर कूल कंडीशन के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। बीईसी इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए आपको, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और किस तरह से एक्ट करता है, तो ये एक सिंगल एटम की तरह एक्ट करता है जब ये स्टेट बनती है, ठीक है। और इसको बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दोगे आप ये प्रोसेस करने में, और उसके बाद आप अचीव कुछ कर नहीं पाओगे, ठीक है। ये सब काम किए जाते हैं रिसर्च पर्पज के हिसाब से, कि हाँ भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, बाकी इनका कोई काम है नहीं फिलहाल के लिए, ठीक है। तो इतना ही हमें जानना था इन स्टेट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी हम बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज बता सकते हैं, ठीक है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बता सकते हैं। प्रॉपर्टीज लाइक टेम्परेचर कितना है, ठीक है, प्रॉपर्टीज लाइक उसका टेम्परेचर कितना है, उसका प्रेशर कितना है, ठीक है, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, ठीक है बेटा, और उसके अंदर अमाउंट कितना है, अमाउंट कितना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या किया, एक ग्लास के अंदर पानी लिया, तो पानी का टेम्परेचर कितना है, अगर मास्टर जी आपको के गति से पन्नी सा है। अगर वो आपको नॉर्मल लगेगा, ठीक है ना, तो नॉर्मल लगेगा इसका मतलब रूम रूम टेम्परेचर के आसपास रहा होगा, ठीक है ना। अगर ज्यादा गर्म लग रहा है तो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होगा, उसको हम मेजर भी कर सकते हैं, तो मेजर करने के तरीके हम देखेंगे। उसके अलावा प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर के इफेक्ट क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, इसकी यूनिट क्या होती है वो सब देखेंगे, ठीक है। वॉल्यूम क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का मतलब समझेंगे, और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट का मतलब समझेंगे, ठीक है बेटा। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले टेम्परेचर को देखते हैं, टेम्परेचर क्या होता है। तो टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस को बोला जाता है, टेम्परेचर, डिग्री ऑफ हॉटनेस, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर मेजर करने की यूनिट बहुत सारी होती हैं। सबसे पहला स्केल आप लिखो, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल, केल्विन स्केल इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। केल्विन स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, इसका मतलब ये मोस्ट एक्यूरेट बात बताएगा आपको, ठीक है। और ये कभी भी रिलेटिव स्केल नहीं होता है, इट इज नॉट रिलेटिव स्केल। रिलेटिव का मतलब क्या होता है, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, ठीक है। तो केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के से, ठीक है बेटा। और केल्विन की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये जीरो से नीचे कभी भी नहीं जाता है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। केल्विन कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी नेगेटिव,
ये कभी भी आप नेगेटिव में नहीं लिख सकते इसको, ठीक है। तो ये केल्विन स्केल है। दूसरा आपका है डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड बोलते हैं, ठीक है, इसको हम डिग्री सेल्सियस और सेंटीग्रेड, ये दोनों नाम है इसके, ठीक है बेटा। डिग्री सेल्सियस, डिग्री यहाँ पे लगाएंगे और साथ में कैपिटल सी लिख देंगे, इसी को हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। अब ये इसमें डिग्री क्यों लगाते हैं, ये एक क्वेश्चन आता है, क्या आप बता सकते हो इसमें ये डिग्री क्यों लगाई जाती है और केल्विन में डिग्री क्यों नहीं लगाते, बता सकता है कोई बच्चा? तीसरा स्केल और पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें भी डिग्री लगाया लेकिन केल्विन में डिग्री नहीं लगाया। तो डिग्री बेटा उनमें लगाते हैं जो रिलेटिव स्केल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना दीज आर रिलेटिव स्केल। रिलेटिव का मतलब एक सब्सटेंस के रेस्पेक्ट में होंगे, जैसे कि डिग्री सेल्सियस बताते हैं कि ये स्केल डिफाइन किया था विद रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, पानी के हिसाब से डिफाइन किया गया था। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है उसको 0 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया और पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको 100 डिग्री सेल्सियस मान लिया गया, ठीक है। और इस स्केल को हमने क्या किया, 100 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, इसी को हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब ये 3 स्केल हैं, इनके इंटर कन्वर्जन के लिए आपको फॉर्मूले भी पता होना चाहिए, तो इनके फॉर्मूले लिख लो इंटर कन्वर्जन के। सबसे पहले C/5 विल बी इक्वल टू F-32/9, ये आपके पास फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन के लिए, ठीक है बेटा। हाँ बेटा दिव्यम कुछ पूछना चाह रहे थे, ये आपके पास फॉर्मूला था C/5 विल बी इक्वल टू F-32/9, ठीक है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट को होता है कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे के अंदर। हाँ बेटा कुछ पूछना चाह रहे हो? सर, ये किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं इनको? बेटा डिग्री सेल्सियस को मान लीजिए डिग्री फ़ारेनहाइट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो आप इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपके पास केल्विन का, तो केल्विन विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये फॉर्मूला होता है केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का या सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूले आपने याद रखने हैं, इनके एक बार कन्वर्जन करके देख लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास आपकी बॉडी, आपका बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर आपका होता है, बॉडी टेम्परेचर ये आपका होता है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसको आपने कन्वर्ट करना है डिग्री फ़ारेनहाइट में, कन्वर्ट इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है बेटा। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो करके देखिए इसको, फटाफट इसको कीजिए, फॉर्मूले में अप्लाई किए, आप अप्लाई करके, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32/9। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है, तो एफ की वैल्यू निकाल के बता दो मुझे कितनी आएगी, फटाफट करो सभी इसको। हाँ बेटा बिल्कुल, 0 डिग्री सेल्सियस जो है 273 केल्विन के बराबर होता है, एग्जैक्टली बोले तो 273.15 के बराबर होता है। सर इसका आएगा 98.6 डिग्री सेल्सियस। हाँ बेटा डिग्री बिल्कुल ठीक है, फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल ठीक है बेटा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। जनरली आपको जब भी बुखार वुखार होता है, ठीक है, या तबीयत खराब होती है, तो जो डॉक्टर थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है ना, डॉक्टर जो थर्मोमीटर यूज करते हैं, थर्मोमीटर एक डिवाइस है टू मेजर द टेम्परेचर, ठीक है, ये लिख लेना। थर्मोमीटर क्या होता है, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस टू मेजर
द टेम्परेचर। ठीक है बेटा, थर्मोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जिससे हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। तो जब भी डॉक्टर थर्मोमीटर यूज करते हैं तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला स्केल होता है। ठीक है, आप उसमें देखेंगे कि अगर आपकी रीडिंग जो है 98.6 के आसपास होगी तो इसका मतलब आप ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा या इससे कम है तब गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, तब बीमारी के लक्षण आपके अंदर मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन करवाने का रीजन था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जनरली टेम्परेचर मेजर करने के लिए या तो आर्म के नीचे लगाया जाता है, साइड आर्म में, ठीक है, या आपके जो है माउथ के अंदर डाला जाता है। और देखा ही होगा आपने, कभी कभी ना कभी बीमार हुए होंगे। ठीक है ना, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो देखिए ये कन्वर्जन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास टेम्परेचर है, ठीक है, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करो। केल्विन में कितना होगा ये बता सकते हो? सर 273.16। 273.15। ठीक है, तो आपके पास क्या है, केल्विन विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ये है आपके पास। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 0, इसको यहाँ पे 0 पुट करो, प्लस 273.15 यानी कि 273.15 केल्विन आपका आंसर होगा। ठीक है बेटा, तो ये जो है कन्वर्जन है, इनको आप याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। कुछ और मतलब एक आध और आपका जो है न्यूमेरिकल करके देखते हैं, और भी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन लिखिए फटाफट, फाइंड द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट विच डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताता हूं। एक ऐसा टेम्परेचर आपने डिग्री सेल्सियस में निकालना है जिस टेम्परेचर के ऊपर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को? हाँ बेटा, यस सर। करके देखो इसको अटेम्प्ट, और फटाफट आंसर बताओ मुझे, फिर मैं करवाऊंगा। चालीस डिग्री। 40 या -40 बेटा? 40 होगा या -40 होगा? इसका आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, कुछ भी बोल लो क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम ही होगी। ठीक है, तो देखिए सिंपली क्या करना है, आपने फॉर्मूले पुट करना है, डिग्री सेल्सियस बाई 5 विल बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट -32/9। अब देखिए कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो आप डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के बराबर पुट कर दोगे। ठीक है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस के बराबर पुट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई 5 विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस -32 डिवाइड बाई 9। यहाँ पे डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है आपने। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 9 इंटू डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये क्वांटिटी है, इसको एक्स मान सकते हैं आप। 9 इंटू डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 5 इंटू डिग्री सेल्सियस -32 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, और इसको आप देखेंगे करके तो ये 4 इंटू डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू -160, तो डिग्री सेल्सियस आपके पास आ जाएगा -40। ठीक है, इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछ लिया जाता है, तो इसको आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है? बोलिए। यस सर।
Yes, चलिए sir. आगे बढ़ते हैं। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, अब देखिए टेम्परेचर के बारे में हमने मोस्टली बातें कर ली है, ठीक है। ये 3 मेन स्केल हमने पढ़े थे, ठीक है। इसके अलावा रैंकाइन स्केल भी होता है, ठीक है। 4th स्केल रैंकाइन स्केल, कभी सुनने में आ जाए तो रैंकाइन स्केल भी होता है, डिग्री रैंकाइन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इनका रिलेशन आपको याद रखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। मेन 3 ही है, इन तीनों के बारे में ही पूछा जाता है, डिग्री रैंकाइन के बारे में नहीं पूछा जाता है, ठीक है बेटा। अब देखिए हमने टेम्परेचर के बारे में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब प्रेशर देखते हैं, प्रेशर क्या होता है। तो देखिए प्रेशर आपके पास होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है आपके पास, प्रेशर की डायरेक्टली डेफिनेशन होती है फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स आप एक यूनिट एरिया के ऊपर जितना लगाते हो उसको हम बोलते हैं प्रेशर, ठीक है। प्रेशर को मेजर करने की यूनिट होती है पास्कल, ठीक है बेटा। पास्कल यूनिट होती है, इसको हम जो है सिंपली पीए भी लिख सकते हैं। पीए का मतलब होगा पास्कल, ये इसकी एसआई यूनिट है, ठीक है। यूनिट्स के बारे में आपको पता है, एक बार मुझे बताओ, क्या आपको यूनिट्स के बारे में आइडिया है थोड़ा बहुत? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एसआई का मतलब क्या होता है पता है? Standard. International system of International unit. standard. No standard. बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक है बेटा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से, ठीक है। एक्चुअल में ये फ्रेंच नेम है, सिस्टम है इंटरनेशनल है, ठीक है। आप इंग्लिश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बोल सकते हैं इसको। तो पास्कल जो है इसकी एसआई यूनिट होती है। 1 पास्कल जो होता है ये 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। क्योंकि प्रेशर क्या है, प्रेशर आपके पास है फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। और एरिया की यूनिट क्या होती है, तो एरिया जो है Meter square. लेंथ इनटू लेंथ यानी कि मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 पास्कल जो होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अब देखिए जनरली जो प्रेशर की यूनिट हम यूज करते हैं वो होती है एटमॉस्फेयर, ठीक है। आपको पता भी होगा कि अपने एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होता है, 1 एटमॉस्फेरिक होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को हम 1.01 into 10 की पावर 5 Pascal. हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर जो है ये आपका 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.01325 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। 1 atm इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। इसके अलावा हम एक यूनिट और यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बार, ठीक है। तो 1 बार जो होता है आपका, 1 बार ये आपका बराबर होता है 10⁵ पास्कल के बराबर, ठीक है। तो ये भी एक यूनिट है बार। इसके अलावा ये सारी की सारी यूनिट पढ़ रहे हैं बेटा। पहली यूनिट आपने पास्कल पढ़ी, दूसरी एटमॉस्फेयर, तीसरी बार, ठीक है। एक और यूनिट और आपके पास होती है जिसको जनरली हम यूज करते हैं, यूनिट है आपकी mm of hg, mm of hg, ठीक है। ये भी एक यूनिट होती है बेटा। अब देखिए mm of hg का मतलब क्या होता है, mm का मतलब होता है मिलीमीटर, ऑफ hg मतलब मरकुरी, hg क्या होता है, मरकुरी होता है, ठीक है बेटा। अब एग्जैक्टली इसको कैसे डिफाइन किया गया है ये आपके लेवल से बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये आप 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। लेकिन हाँ अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है ये आपका 760 mm ऑफ hg के बराबर होता है, ठीक है बेटा। 760 mm ऑफ hg के बराबर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहां तक क्लियर है बेटा, बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ये 4th यूनिट है। इसके अलावा 5th यूनिट आपकी हो सकती है टोर, ठीक है। तो टोर जो है ये 1 mm ऑफ hg के बराबर ही होती है। 1 mm ऑफ hg विल बी इक्वल टू 1 टोर। इसका मतलब आप 1 एटमॉस्फेयर को 760 टोर भी लिख सकते हो,
ठीक है बेटा, ये 5th यूनिट है और लास्ट यूनिट हम पढ़ेंगे PSI। ये लिख लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा ना सबने? नेक्स्ट यूनिट है बेटा आपकी PSI। PSI को हम बोलते हैं पाउंड पर स्क्वायर इंच। ठीक है, पाउंड पर स्क्वायर इंच। ये जो यूनिट है PSI, ये हम जनरली यूज करते हैं अपने व्हीकल्स के अंदर हवा भरने के लिए। ठीक है, जैसे कि स्कूटी, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, इन सब में क्या करते हैं, जब भी हवा भरते हैं तो PSI में मेजर करते हैं इसको। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बाइक के अंदर, बाइक के पिछले टायर में 40 PSI होती है हवा। ठीक है, और अगले में थोड़ी सी कम रखते हैं, 35 PSI के आसपास। गाड़ी के अंदर 30 PSI के आसपास जो है एयर यूज होती है। ठीक है, तो ये PSI यूनिट है। तो PSI का रिलेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। तो 1 PSI जो होता है ये आपका 0.068 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। ठीक है, 1 PSI इज इक्वल टू 0.068 एटमॉस्फेयर, ये आपने याद रखना है। ठीक है बेटा, और जनरली हम PSI को ही यूज करते हैं। ठीक है, जनरल यूज जो है PSI का ही होता है। बाकी जो आपके प्रेशर यूनिट्स हैं उनमें से एक लगा लो एटमॉस्फेयर यूज होता है कहीं कहीं पे। ठीक है, और दूसरा आपका है PSI। तो ये 2 यूनिट काफी इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे हमेशा। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेशर के बाद हमने पढ़ा था वॉल्यूम। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वॉल्यूम का मतलब देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम का इनडायरेक्ट मतलब होता है 3D स्पेस। ठीक है बेटा, वॉल्यूम का मतलब होता है 3D स्पेस अवेलेबल फॉर एनी सिस्टम इज कॉल्ड वॉल्यूम। ठीक है ना। अब वॉल्यूम जो है जनरली हम शेप के हिसाब से डिफाइन करते हैं। जैसे कि अगर शेप आपकी स्फेरिकल है तो उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला कुछ और होता है। उसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब होता है। अगर इसकी r रेडियस है और ये स्फेयर है तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई r क्यूब होगी। ठीक है, अगर आपके पास एक क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? तो क्यूब की वॉल्यूम आपकी होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है, अगर a लेंथ आपने ले ली तो a क्यूब इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, अगर a आपने एज लेंथ ली है, a ही आपकी लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तीनों a है, तो इसका मतलब ये आपकी a क्यूब वॉल्यूम होगी। ये क्यूब के बारे में बात कर रहे हैं। अगर क्यूबॉइड के बारे में बात कर रहे हो तो क्यूबॉइड के अंदर क्या होता है? लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ये तीनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, इस केस में A B C होगा और वॉल्यूम क्या कहलाएगी आपकी? तो वॉल्यूम आपके पास होगी A इंटू B इंटू C। अगर एक सिलेंडर है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है जिसका, R रेडियस है, ठीक है, और H हाइट है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होती है? पाई r स्क्वायर H, ये इसकी वॉल्यूम होती है। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम कुल मिला के क्या है? एक स्पेस है। ठीक है, अब देखिए, वॉल्यूम जो है उसकी SI यूनिट हमेशा मीटर क्यूब होती है। ठीक है, वॉल्यूम की SI यूनिट क्या है? मीटर क्यूब है, क्योंकि लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में करते हैं। तो मीटर इंटू मीटर विल बी इक्वल टू मीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन मीटर क्यूब जो है ये बहुत बड़ा स्पेस हो जाता है। हम जनरली जो है इतने बड़े स्पेस के लिए काम नहीं करते हैं। ठीक है बेटा, हम जनरली जो है इतने बड़े स्पेस के लिए काम नहीं करेंगे। 1 मीटर क्यूब एक बहुत बड़ा स्पेस है, तो हम क्या करते हैं? इसको जो है छोटे यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो छोटे यूनिट क्या है? तो 1 लीटर एक स्मॉल यूनिट है। 1 लीटर जो है 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्या होता है? तो 1 डेसीमीटर आपके पास होता है 10⁻⁻1 मीटर के बराबर। ठीक है, 10⁻⁻1 मीटर के बराबर होता है।
डेसीमीटर। ठीक है बेटा, इसका मतलब 1 लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये भी आप बोल सकते हैं कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होंगे। ठीक है ना, अगर यहाँ से मीटर क्यूब की वैल्यू निकालना चाहो तो क्या आ जाएगा, 10⁻³ को उधर लेके जाओ, ये आ जाएगा 1000 लीटर के बराबर, यानी कि 1 मीटर क्यूब के अंदर 1000 लीटर होते हैं। ठीक है, तो ये एक यूनिट है जो आप जनरली यूज करते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा आप यूज करते हैं ml। ml को हम बोलते हैं मिलीलीटर। मिलीलीटर का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 10⁻² मीटर के बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अगर 1 लीटर में ml निकालना चाहो तो कितने ml आएंगे, आप निकाल सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, या ऐसा बोल सकते हैं कि 1 लीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। ये दोनों बातें सेम है। ठीक है, तो जनरली हम जो यूनिट यूज करते हैं वो एक तो ml होती है और दूसरी लीटर होती है, मिलीलीटर एंड लीटर, इन्हीं को जनरली हम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। हाँ बेटा, कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वॉल्यूम के बारे में था। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है, लीटर क्या होता है, ml क्या होता है, ठीक है, मीटर क्यूब क्या होता है, इन तीनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद हमने लिखा था, इसके बाद डेंसिटी लिखा था हमने। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी देखते हैं। तो डेंसिटी की सिंपली डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम या मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम बोलते हैं डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अब देखिए डेंसिटी जो होती है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, आप क्या करते हो, सिंपली एक सेम कंटेनर लेके चलते हो। ठीक है, एक सेम कंटेनर आपके पास, इसको आप जो है एक बकेट भी मान सकते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक बकेट है, ये आपकी बकेट है या कंटेनर है, कुछ भी मान लो। ठीक है, बात वही रहेगी। तो देखिए बकेट के अंदर, बकेट की कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, तो कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ये आपने ध्यान रखना है। कैपेसिटी का इनडायरेक्ट मतलब होता है वॉल्यूम। तो बकेट की कैपेसिटी जो है 10 लीटर की है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस 10 लीटर का अगर है तो वो इसके अंदर पूरा आ सकता है। ठीक है, तो देखिए मैंने शायद ये एग्जांपल आपको पहले भी दिया हो कि बकेट के अंदर अगर आप गैस डालते हो, ठीक है, या आपने कुछ भी नहीं डाला है, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब है कि एटमॉस्फेरिक गैस आपकी बकेट के अंदर है। ठीक है, तो उसका मास बहुत ही कम होगा, मास विल बी वेरी लेस। ठीक है, अगर इसी सेम चीज के अंदर आप लिक्विड डालते हो, जैसे कि आपने पानी डाल दिया, ठीक है, यहां तक आपने जो है वाटर फिल कर दिया, तो इसका मास जो है आप निकाल सकते हैं, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml होती है, तो इसका मास हो जाएगा 10 किलोग्राम। 10 लीटर में 10 किलोग्राम आपका मास आता है। ठीक है, और इसी में अगर आप जो है सैंड डालते हो, मिट्टी डालते हो, तो इसका मास लगभग ये मान लो 30-40 किलो तो होगा ही होगा। ठीक है, 30 to 40 किलोग्राम तो हो ही सकता है। ठीक है बेटा, तो देखिए जैसे जैसे मास बढ़ रहा है वैसे वैसे आप बोल सकते हो कि डेंसिटी बढ़ रही है। ठीक है, वॉल्यूम, इफ वॉल्यूम पूरा नहीं आ गया इज फिक्स्ड, if mass increases density increases। आप ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आपने वॉल्यूम को फिक्स कर दिया है तो मास इंक्रीज होने पर डेंसिटी भी इंक्रीज होती है। ठीक है, तो डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, तो डेंसिटी की यूनिट अगर एसआई यूनिट देखते हैं तो मास किलोग्राम में होता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब में होता है, ये एसआई यूनिट है इसकी। ठीक है, लेकिन हम जनरली क्या यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं ग्राम पर ml, ग्राम पर ml।
ठीक है। मास की यूनिट ग्राम और ये आपकी वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, ml होगी, ठीक है। इसको हम जो है ग्राम पर सीसी भी बोलते हैं काफी बार। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम जो है ग्राम पर सीसी बोलते हैं, ग्राम पर सीसी। इसका मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो ये आपके जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप बोल सकते हो प्रॉपर्टीज हैं किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की। इसके बारे में हम दोबारा से डिस्कशन करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। हमारा टाइम लगभग कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। बाकी करते हैं कल, यानी कि नेक्स्ट क्लास में, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही करेंगे। आपको मैं एक होमवर्क भी दूंगा, ठीक है, आपने अटेम्प्ट करना है पूरा का पूरा, और साथ के साथ असाइनमेंट। हाँ बेटा, असाइनमेंट और होमवर्क आप लिख लो। होमवर्क आपके लिए एनसीईआरटी में जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने अपनी कॉपी के अंदर करने हैं, ठीक है। एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, अनसोल्व्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे आपने करने हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी